हम आम लोगों को जिंदगी के हर कदम पर जिंदगी जीने के लिए चाहिए मोटिवेशन। पर कुछ इंसान ऐसे भी थे जो खुद ही मोटिवेशन शब्द को छोटा साबित कर दे। और आज ऐसे ही एक इंसान की लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी जिनका नाम ही काफ़ी है रोंगटे खड़े कर देने के लिए। और लॉ बैकग्राउंड से ना होने के वजह से जिनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2-4 बातें सुनी थी मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, और तभी मैंने सोच लिया करेंगे तो क्रिमिनल प्रैक्टिस है। अब इस सोच की अब तक की कहानी कैसी रही मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर आज बात करते हैं द ग्रेट राम बोलचंद जेठमलानी की, जिनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवोकेसी के वजह से उन्हें डेविल्स एडवोकेट का टैग मिला था। द ग्रेट इंडियन लॉयर एंड पॉलिटिशियन, जिनकी बात करें तो ग्रेट शब्द भी छोटा लगे। पर उनके लेजेंडरी जर्नी को शुरू करने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। बहुत से बच्चे जो आप लॉ परस्यू करने का डिसाइड करते हो, आप में से कईयों को इसके स्कोप के बारे में नहीं पता होता। क्लैट इसलिए करना है कि सिक्योर्ड लाइफ होगी, काउंसलिंग से जॉब मिल जाएगा, फिर लाइफ सेट, जो काफ़ी अच्छी सोच है। पर मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रपोजिशंस लेकर आऊँगी जो आपकी सोच बदल के रख देगा, जो आपको ऐसे मोटिवेट करेगा कि लॉ के अलावा आप किसी और सब्जेक्ट को परस्यू करने के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, और आपको और मेहनत करने पर मोटिवेट करेगा ताकि इस लेजेंडरी प्रोफेशन को आप अपने ज़िंदगी में करीब से रिलिश कर पाओ और जीने का, पढ़ने का, सीखने का मज़ा आ जाए। तो शुरू करते हैं राम जेठमलानी की कहानी। राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर 1923 में पाकिस्तान के शिखरपुर नाम के एक जगह में हुआ। उनके पिता मिस्टर बोलचंद जेठमलानी और माताजी मिसेस पार्वती बोलचंद दोनों ही वकील थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ परस्यू किया। बिकॉज उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया था, 17 साल की उम्र में ही उन्हें लॉ की डिग्री मिल गई। पर इंटरेस्टिंगली उन्हें प्रैक्टिस करने नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय लॉयर्स के प्रैक्टिस करने का मिनिमम एज था 21 साल। पर बाद में एक स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए वह 21 साल के उम्र होने से पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। पर जैसे ही उनकी जर्नी शुरू हुई, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया और चारों तरफ धर्म के आधार पर दंगे होने लगे, और हालत देखते हुए उनके फर्म के पार्टनर A.K. ब्रूही उन्हें एडवाइस देते हैं कि वह इंडिया आ जाए। मुंबई आने के बाद वह कुछ दिन तक रेफ्यूजी कैंप्स में रहे। उनकी 2 पत्नियां थी, दुर्गा और रत्ना, और उनके परिवार में उनके 1 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनके बेटे महेश और बेटी रानी लीगल फील्ड में थे। इंडिया आने के बाद उनके लीगल करियर की शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। इंडिया में पहला केस उन्होंने एज अ रेफ्यूजी फाइट किया बाकी के रेफ्यूजीज के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्बे रेफ्यूजीज एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने केस लड़ा रेफ्यूजीज के साथ हुए अमानविक व्यवहार के विरुद्ध, और वह सक्सेसफुल हुए थे इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराने में। वह इतने काबिल थे कि उनके इनिशियल प्रैक्टिस दिनों से ही उन्हें लोग एक एमिनेंट लॉयर मानते थे, क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केसेस में, और बाद में एज अ सीनियर लॉयर उन्हें डिफेंडर ऑफ इनडिफेंसिबल केसेस कहा जाता था। उनके क्रॉस एग्जामिनेशन करने के इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थे कि ऐसे केसेस जिनमें कोई डिफेंस नज़र ही नहीं आता था, उनमें भी वह डिफेंस निकाल लेते थे।
और ज़्यादातर केसेस में उनकी जीत होती थी। उन्हें अमीरों का वकील कहा जाता था। ढेरों सारे हाई प्रोफाइल केसेस में वह अपीयर हुए। 60s के दौरान तो उन्हें स्मगलर्स लॉयर कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत से स्मगलर्स को बचा लिया। हाजी मस्तान को भी जैन हवाला केस में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट चार्जशीट को क्वैश करवा दिया। स्टॉक मार्केट स्कैम में हर्षद मेहता को भी डिफेंड किया। वह इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि हर्षद मेहता स्कैम के दौरान एक इंटरव्यू में उन्हें डिफेंड करते हुए और उस समय के पीएम पीवी नरसिम्हा राव को अक्यूज करते हुए ये तक कहते हैं कि लोग किसी स्कैम को ह्यूमन नेम्स नहीं देते, पर किसी स्कैम को अगर किसी इंसान के नाम से रिप्रेजेंट करना है तो वह हर्षद मेहता स्कैम नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव स्कैम कहलाना चाहिए। उन्होंने अमित शाह को भी फेमस शोराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में 2005 में डिफेंड किया था। उन्होंने जेसिका लाल मर्डर केस में मनु शर्मा को डिफेंड करने की कोशिश की पर नाकाम रहे थे। पर दो बहुत ही सेंसिटिव केस, जिसमें से एक था श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, जिसमें उन्होंने सतवंत सिंह और कहर सिंह को रिप्रेजेंट किया। सतवंत सिंह को उन्होंने निर्दोष साबित कर दिया था और कहर सिंह को डेथ पेनल्टी मिला था। और दूसरा श्री राजीव गांधी के मर्डरर्स को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स के कन्विक्ट टेररिस्ट अफजल गुरु को उन्होंने डेथ सेंटेंस से डिफेंड किया। जोधपुर सेक्सुअल असॉल्ट केस में वह आशाराम बापू के लिए अपीयर हुए। इतने सारे सेंसिटिव केसेस को उन्होंने डील किया कि उन्हें डेविल्स एडवोकेट कहा जाता था। एक इंटरव्यू में वह कहते हैं कि अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि उसने कोई गुनाह किया है तो इससे आपको कोई कारण नहीं मिलता है उसे डिफेंड ना करने का। अब लोग पूछते हैं कि क्यों एक लॉयर एक ऐसे इंसान को डिफेंड करते हैं जो खुद कह रहा है कि वह दोषी है। इस सवाल के अगेंस्ट हर लॉयर का यही जवाब होना चाहिए कि समाज ने खुद ये कानून बनाया है कि किसी को भी बिना सबूत के पनिश या कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। जब आप एक ऐसे इंसान के लिए आर्ग्यू कर रहे हो जिसने प्राइवेट में आपसे कहा है कि उसने क्राइम किया है, तब आप उस क्लाइंट से ओथ नहीं ले रहे कि वह निर्दोष है। आप कोर्ट को सिर्फ ये बता रहे हो कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है कन्विक्शन के लिए वह मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट दिए गए एविडेंस से सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, बस। इस बात से उनके प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का पता चलता है। जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, उस समय ऑल केरला लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में वह स्टार स्पीकर थे, पर किसी भी लीगल टॉपिक पर बातचीत करने के बजाय उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी के विरुद्ध बातें की। कहा गया कि उन्होंने जो बातें कही थी उस मौके पर जब सभी टॉप ऑपोजिशन लीडर्स और 100 से भी ज़्यादा लॉयर्स डिटेंशन में थे, उससे पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और उसी शाम को वह मुंबई छोड़कर चले गए। पर तब तक लोकल मैजिस्ट्रेट ने उनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था। उसके अगले ही दिन 300 लॉयर्स, जिनको नानी पालखीवाला और सोली सोराब जी ने लीड किया, उन्होंने इस वारंट के अगेंस्ट स्टे लिया। पर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है, उस केस के 28 अप्रैल 1976 के जजमेंट के बाद राम जेठमलानी फ्लाइट लेकर कनाडा चले जाते हैं और यूएसए से असाइलम मांगते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में राम जेठमलानी को लेकर एक
आर्टिकल छपा था जिसमें मेंशन किया गया कि वह पहले इंसान है जिन्हें इंडिया में इमरजेंसी के दौरान यूएस ने असाइलम ग्रांट किया है। जब वह यूएस में रहते थे तब उन्हें यूएस कांग्रेस में टेस्टिफाई करने को कहा गया इमरजेंसी के बारे में, और कहा कि उनका स्टेटमेंट मिसेस इंदिरा गांधी के डिक्लेयर किए इमरजेंसी को टर्मिनेट करने में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेगा। इंडिया आने के बाद उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस कंटेस्ट किया और एमपी भी बने। उसके बाद वह अपने बाकी के जिंदगी के ज़्यादातर समय तक एमपी ही रहे। 1996 में वह लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर बने। 1998 में वह अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर बने और 1999 में वह लॉ एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर बने। ईयर 2000 में उन्होंने गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण। 50 साल वह एक्टिव पॉलिटिशियन रहे, पर कभी भी पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने हीटेड इश्यूज पर बातचीत किया, लिखा। इश्यूज जैसे कि ब्लैक मनी, गवर्नेंस, करप्शन, कश्मीर, चाइना, पाकिस्तान, फंडामेंटलिज्म, राइज ऑफ टेरर, इन सब को लेकर 1977 में उन्हें ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला वर्ल्ड पीस थ्रू लॉ, मनीला, फिलीपींस से। वह ब्लैक मनी को लेकर बहुत चिंतित थे और खुद ही डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए आर्टिकल 32 के अंडर रिट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। उनका केस ये था कि ढेरों सारे इंडिविजुअल्स, जिनमें थे सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स और कंपनीज, ने करोड़ों कमाए हैं और टैक्स बचाने के लिए पैसे विदेश भेज दिए। लंबी हियरिंग के बाद कोर्ट ने मान लिया कि 70,000 करोड़ ब्लैक मनी लॉन्डर हो चुके हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिनमें थे 2 एमिनेंट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी और दूसरे हाई फंक्शनरीज जिनको इन्वेस्टिगेशन करने का दायित्व मिला। राम जेठमलानी का ये अनेक में से एक सबसे बड़ा पब्लिक अचीवमेंट है। लॉयर और पॉलिटिशियन के साथ साथ वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई के प्रोफेसर भी थे और वेन स्टेट यूनिवर्सिटी डिट्रॉइट में भी उन्होंने पढ़ाया। एनएलएस बैंगलोर, जो आज इंडिया का टॉप लॉ यूनिवर्सिटी है, उसे बनाने के पीछे मास्टरमाइंड थे राम जेठमलानी, क्योंकि वह देश में हाई स्टैंडर्ड लीगल एजुकेशन चाहते थे। वह स्टूडेंट से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने एक बार एक प्लेन भाड़े पे ही ले लिया चंडीगढ़ जाने के लिए, क्योंकि कोई फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं थी और स्टूडेंट्स उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने खुद कई किताबें लिखी, कॉन्साइंस ऑफ अ मैवरिक, बिग ईगोज स्मॉल मैन, मैवरिक, अनचेंज्ड, अनरिपेंटेंट। इनके अलावा कई और किताबें लिखी लीगल टॉपिक्स पर। वह चाहते थे कि उन्हें लोग एज अ गुड टीचर याद रखें, जिनमें ये क्षमता थी कि वह यंग पीपल के जीवन में कोई बदलाव ला सकते थे। राम जेठमलानी एक रेबल थे जो जुडिशियल और पब्लिक लाइफ में हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में बिलीफ रखते थे। और भी कई बातें हैं उनकी, इतनी कि करते रहो तो ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो। पर उनकी इस स्टोरी से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तो लगा होगा कि एक लॉयर की ज़िंदगी कितनी बड़ी हो सकती है। 8 सितंबर 2019 में उनका देहांत हुआ 95 इयर्स की एज में। आई होप कि सर राम जेठमलानी की स्टोरी से आपको और मेहनत करने की प्रेरणा मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।